या मैं इसमें तीन डिफरेंट नॉर्मल वेरिएबल्स अज्यूम कर रहा हूँ। एक वेरिएबल x1 है, एक वेरिएबल x2 है, एक वेरिएबल x3 है। और मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि x1 एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, यानी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, और इस वेरिएबल का मीन है 50। इस वेरिएबल की जो वेरिएंस है वो है 36। और जो x2 वेरिएबल है ये भी नॉर्मल है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, इसका मीन 100 है और इसकी वेरिएंस भी 100 है, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में कंसिडर किया। इसी तरह x3 एक थर्ड रैंडम वेरिएबल है, ये भी नॉर्मल है, इसका मीन जो है ये 500 है और इसकी वेरिएंस 64 है। और नीचे मैंने डायग्राम्स उसकी बनाई हैं कि ये पहली कर्व है, इसमें म्यू 50 है, सिग्मा स्क्वायर 36 है। ये दरमियान में दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, इसमें जो म्यू है वो 100 है और सिग्मा स्क्वायर भी 100 है। और इधर ये जो थर्ड है इसमें म्यू जो है वो 500 है और सिग्मा स्क्वायर जो है वो 64 है। यानी तीनों एंटायरली डिफरेंट नेचर के वेरिएबल हैं, यानी उनके मीन्स आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, उनकी वेरिएबिलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी एक वेरिएबल की वेरिएंस जो 36 है, दूसरे की 64 है और तीसरे की 100 है। यानी उसमें डिस्पर्शन जो है तीनों की आपस में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। और उनके मीन्स भी, मतलब एक का मीन जो है वो 50 है तो दूसरे का उससे डबल 100 है और तीसरे का उससे 5 टाइम्स है, यानी 500 उसका मीन है। इंटायरली डिफरेंट नेचर के वेरिएबल्स हैं। तो इनके तीनों को अगर हम इस प्रोसेस से गुजारें कि हर वेरिएबल में से उसका मीन माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दें। मसलन x1 को हम स्टैंडर्डाइज करने के लिए रिलेशन यूज़ कर लेते हैं z1 और z1 है x1 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 और x1 माइनस म्यू 1 है 50 और 36 का आप स्क्वायर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगी 6। तो ये x1 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 6 ये आपके पास बन जाएगी पहला स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। और इस तरीके से जो x2 है इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए x2 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2, x2 में से 100 माइनस करें और चूँकि यहाँ वेरिएंस 100 है तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 बन जाएगी। तो दूसरा जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का फॉर्मूला बनेगा वो x2 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 10 होगा। इसी तरह थर्ड वेरिएबल के लिए x3 माइनस म्यू 3 डिवाइड बाई सिग्मा 3 और ये होगा x3 माइनस 500 और चूँकि वेरिएंस 64 है जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 8 बनेगी। तो ये आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। अब याद रखें कि हमने पढ़ा था कि जब किसी वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, और स्टैंडर्डाइज करने का मीनिंग अब मेरा ख्याल है कि इसमें आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ गया होगा कि जिस वेरिएबल की बात हो रही है उसमें से उसका मीन माइनस करें और डिफरेंस को फिर उसी वेरिएबल की स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दें तो एक नया वेरिएबल जनरेट हो जाएगा, वो वेरिएबल स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल कहलाएगा। और स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल चाहे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बने, बाइनोमियल से बने, हाइपरथमेटिक से बने, कोई एक्स वाई जेड कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल का मीन हमेशा 0 होता है, उसकी वेरिएंस हमेशा 1 होती है। तो ये यहाँ भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि जो आपका z1 बनेगा वेरिएबल ये नॉर्मल होगा विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। इसी तरह z2 जो सेकंड x2 को कन्वर्ट करके बना है ये भी एक नॉर्मल वेरिएबल होगा जिसका मीन होगा 0, जिसकी वेरिएंस होगी 1, और z3 का भी मीन 0 और वेरिएंस 1 होगी। यानी आप यूँ कह लें कि तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस मैप हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन में। ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशंस के मीन डिफरेंट हैं, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशंस की स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंसेस डिफरेंट हैं, लेकिन जब उनको स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं तो तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती हैं और तमाम के तमाम मीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं 0 में, तमाम के तमाम वेरिएंसेस कन्वर्ट हो जाती हैं 1 में। तो यहाँ मैंने डायग्राम में उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की है कि ये आपके पास नीचे स्टैंडर्ड नॉर्मल
डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जाहिर है कि मीन ज़ीरो है तो इधर वाला 50 भी ज़ीरो बन जाएगा, इधर वाला मीन 100 भी ज़ीरो बन जाएगा, इधर का मीन 500 जो वो भी ज़ीरो बन जाएगा, और इधर जो 36 वेरिएंस है वो भी 1 में बदल जाएगी, इधर वाली जो 100 वेरिएंस है वो भी 1 में बदल जाएगी, इधर की जो 64 वेरिएंस है वो भी 1 में बदल जाएगी। अब आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि चूँकि सारी डिस्ट्रीब्यूशंस कन्वर्ट हो जाती हैं एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये रिलेशन वाज़े कर देती है ये चीज़। ये डायग्राम्स का जो मैंने एग्जांपल सेट लिया है इससे बात वाज़े हो जाती है कि तमाम की तमाम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंडेड या कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ किस तरीके से लिंक्ड है। अब जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चूँकि म्यू ज़ीरो है, सिग्मा 1 है, तो अब जो म्यू माइनस सिग्मा होगा वो नेचुरली -1 होगा। म्यू -2 सिग्मा जो होगा वो कुदरती तौर पे ही यहाँ वाज़े तौर पे +1 होगा। ऐसे ही म्यू -2 सिग्मा जो है वो -2 बनेगा, म्यू +2 सिग्मा 2, म्यू -3 सिग्मा -3, और जो म्यू +3 सिग्मा है वो +3 बनेगा। अब यहाँ मैंने पार्ट दोबारा लिए नहीं है क्योंकि पहले एग्जांपल में भी मैंने जब इसी एग्जांपल को मैंने उधर प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया तो मैंने वाज़े तौर पे आपको बता दिया था कि ये जो आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल की शक्ल में ली है तो -1 +1 से मुराद वही है म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, -2 और +2 से मुराद यही है म्यू -2 सिग्मा म्यू +2 सिग्मा, और इस तरीके से -3 ऑफ सी का मीनिंग। तो वो एरियाज़ या वो जो प्रॉपर्टीज़, वही प्रॉब्लम जो पहले ऊपर क्वेश्चन में एक्स के साथ दिए हुए हैं वही दोबारा प्रॉब्लम जेड के साथ दिए हुए हैं। सोल्यूशन उनका सेम रहेगा, सोल्यूशन उनका सेम रहेगा। वजह यह है कि चाहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा के दरमियान एरिया वही है 0.683। वो आपके पास जो है नॉर्मल हो चाहे स्टैंडर्ड नॉर्मल हो, म्यू +-2 सिग्मा के दरमियान एरिया फिक्स है 0.9545। चाहे इसी तरह जो म्यू +-3 सिग्मा के चाहे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखें चाहे आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखें, वो एरिया 0.9973 ही रहता है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जो आंसर्स आपके एक्स के साथ आते हैं एग्जाम्पल 9 में, सेम आंसर आपके प्रोबेबिलिटी के जेड के साथ आते हैं, क्योंकि फ़र्क कोई नहीं पड़ा। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि आपने वेरिएबल को ज़ाहिरी शक्ल उसकी तब्दील की है, नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज कर लिया है बाद वाले पार्ट्स में, और उनको स्टैंडर्ड नॉर्मल के साथ आप ट्रीट कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि अब प्रॉपर्टीज़ के थ्रू प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन में कोई कन्फ्यूजन आपको होनी नहीं चाहिए। कोई भी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी जा सकती है, उसका कुछ मीन हो सकता है, कोई भी उसकी वेरिएंस हो सकती है, और उसके साथ आपको सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक ऐसे रीजन्स दिए जा सकते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करने की कही जाए, और जो इन्हीं तीनों स्टैंडर्ड एरियाज़ को, जो स्पेशल एरियाज़ हैं म्यू +- सिग्मा, म्यू +-2 सिग्मा और म्यू +-3 सिग्मा के एरियाज़ हैं, इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी या 2 या 3 को कंबाइन करके, किसी भी तरीके से इनको कंबाइन करके हल उनको यूज़ करके आपको वो प्रॉपर्टी जो निकालना पड़ सकती हैं। तो आई होप कि अब इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन जो वो नहीं होगी। आगे मैंने एक और एग्ज़ाम्पल ली है छोटी सी, ये जो प्रॉपर्टीज़ जो बाकी हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पढ़ी उनके हवाले से एग्जांपल मैंने ली है, जिसमें कि सपोज़ ये बुक से नहीं ली, मैंने अपने पास से एक डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया और उससे फिर मैंने प्रॉपर्टी से जो छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं उनको कैलकुलेट करना आपको बताया है कि लेट एक्स बी ए नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 50 एंड वेरिएंस 36। फाइंड मीडियन मोड Q1 Q3 क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड ऑल मोमेंट्स। ये चीज़ें इसमें डिमांड की गई हैं, यानी आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन बता दी गई है और ये चीज़ें कैलकुलेट करने का कहा गया। अब आपको पता है कि मैंने आपको जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्ट पे पहला लेक्चर दिया था, उसमें नॉर्मल रैंडम वेरिएबल और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद मैंने आपको एक कंप्लीट लिस्ट
इसकी प्रॉपर्टीज़ की आपके साथ शेयर की थी और उनमें उन सब को वन बाय वन डिस्कस किया था, उनका मीनिंग आपको समझाया था। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब देखें कि इस क्वेश्चन में म्यू आपको 50 दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर 36 है, तो यहाँ से सिग्मा जो है वो 6 आ जाता है। यानी हमारा जो बेसिक डाटा अवेलेबल है हमारे पास वो ये है। अब उसका पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि आप इसमें से मीडियन, मोड, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल निकालें, यानी 4 चीज़ें उसने पूछी। अब हमें पता है कि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है उसमें मीन, मीडियन और मोड आपस में इक्वल होते हैं। ये सिमेट्रिक की बुनियादी कंडीशन है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक होगी उसमें मीन, मीडियन और मोड आपस में बराबर आएंगे। तो चूँकि इसमें मीन 50 है लिहाजा मीडियन भी, ड्यू टू सिमेट्री, मीडियन भी 50 होगा और मोड भी 50 होगा। फिर हमने उन प्रॉपर्टीज़ में ये पढ़ा कि फ़र्स्ट क्वार्टाइल जो है ये म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा है, थर्ड क्वार्टाइल जो म्यू प्लस 6.6745 सिग्मा है। तो अब आप म्यू की वैल्यू 50 पुट कर दें, माइनस 0.6745, सिग्मा की वैल्यू 6 पुट कर दें, तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ जाता है 45.953। और इस तरीके से प्लस के साथ इसको सॉल्व करें तो 54.047 ये आपके पास इसके जो है कह लें कि दोनों क्वार्टाइल्स आ जाते हैं। दूसरे पार्ट में क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन पूछी गई है। क्वार्टाइल डेविएशन के दो तरीके हैं, एक तो ये क्वार्टाइल्स आपके पास आए हुए हैं, आप Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 कर लें, उस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर आपको ये प्रॉपर्टी ये भी पढ़ाई हुई है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वार्टाइल का एक स्पेसिफिक रिलेशन है कि ये जो क्वार्टाइल डेविएशन होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये होती है 0.6745 सिग्मा या 2/3 सिग्मा। तो ये 0.6745 7 सिग्मा की वैल्यू 6 पुट कर दें तो 4.047 जो है ये आपके पास वैल्यू आ जाती है क्वार्टाइल डेविएशन की। ऐसे ही मीन डेविएशन का भी आपको रिलेशन बताया हुआ है कि ये 0.7979 सिग्मा के इक्वल होती है। अब सिग्मा की वैल्यू आप 6 पुट कर दें, 0.7979 से उसको मल्टीप्लाई करें तो ये जो 4.7874 जो है ये क्वार्टाइल डेविएशन आपके पास आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट अगर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाई कर दी जाए यानी उसका मीन और वेरिएंस बता दी जाए तो आप मुख्तलिफ चीज़ें उसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसमें पूछा गया मैक्सिमम ऑर्डिनेट। मैक्सिमम ऑर्डिनेट आपको बताया हुआ है कि वो एट एक्स इक्वल टू म्यू होता है और हमने प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ी थी तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब एक्स इज इक्वल टू म्यू पे आप नॉर्म PDF का जो है उसको इवेलुएट करते हैं यानी निकालते हैं उस फंक्शन की वैल्यू तो 1/σ/2 स्क्वायर रूट होती है। और आपको ये बताया था कि जो PDF में जब आप एक्स की को वैल्यू पुट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती बल्कि उस कर्व का ऑर्डिनेट यानी उस एक्स के अगेंस्ट वाई एक्सिस के अलॉन्ग उस कर्व की हाइट कितनी है, उसकी कर्व कितनी ऊंचाई पे वाक़ई है वो पॉइंट, वो आपको वैल्यू मिलती है। तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट आपको बताया था कि ये कर्व के सेंटर में मीन के या मीडियन या मोड पे होता है। तो यहाँ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये आपके पास आ जाता है 1/σ × 2 स्क्वायर रूट। अब इस क्वेश्चन में सिग्मा जो है वो 6 है, इसको आप पुट करके सिंप्लीफाई कर लें तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट की वैल्यू आपके पास सामने कैलकुलेट करके लिखी हुई है। फिर इसमें पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछे गए हैं। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन की आपको प्रॉपर्टी बताई गई थी कि ये म्यू माइनस सिग्मा और 1/√2πe एक पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट होता है म्यू प्लस सिग्मा 1/2πe स्क्वायर रूट। अब सिंपली मैंने उसकी कैलकुलेशन एंड तक नहीं की, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करके आपको शो कर दी हैं कि म्यू की वैल्यू यहाँ 50 है, सिग्मा की वैल्यू 6 है और 2 और पाई की वैल्यू 22/7 और ई की वैल्यू 2.7828 है। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लें इस तरह, इधर म्यू प्लस सिग्मा है तो 50 + 6 56 हो जाएगा एक्स पे एक्स कोऑर्डिनेट और इस तरह दूसरा कोऑर्डिनेट आप सॉल्व कर लें। और आप देख रहे हैं कि वाई कोऑर्डिनेट पहले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और दूसरे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दोनों में ये वाई कोऑर्डिनेट सेम है और रीज़न उसकी ऑब्वियस है। आपको पता है कि एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो कर्व में लेफ़्ट टेल में है, एक राइट टेल में है और चूँकि कर्व सिमेट्रिक है तो जितने फासले पे म्यू से लेफ़्ट साइड पे है उतने फासले पे ही ये राइट साइड पे है। तो चूँकि दोनों तरफ फासला बराबर है, कर्व सिमेट्रिक है, तो उसके लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जो पॉइंट की हाइट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की मीन के दोनों तरफ वो एक जैसी होगी, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों तरफ सेम है। फिर इसमें ये कहा गया है कि चारों मोमेंट्स निकालें। तो आपको पता है कि फ़र्स्ट मोमेंट अबाउट मीन तो हमेशा होता ही 0 है और सेकंड मोमेंट जो है अबाउट मीन
वो होता है वेरिएंस के इक्वल, और वेरिएंस इसमें कितनी दी हुई है 36। तो बगैर किसी कैलकुलेशन के आप लिख सकते हैं μ2 इज़ इक्वल टू 36। और फिर जो μ3 चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, एक सिमेट्रिक कर्व है, तो हमें पता है कि जो डाटा सिमेट्रिकल होता है उसमें ऑल ऑड ऑर्डर मोमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होते हैं। और हमने इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी में भी यही पढ़ा है कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसके तमाम ऑड ऑर्डर मोमेंट यानी μ1 μ3 μ5 सो ऑन जितने भी ऑड मोमेंट्स हैं उसको जनरली कहते हैं μ2r+1, 2r+1। उसमें आर की वैल्यू 0 पुट करें तो μ1 बन जाता है, आर की वैल्यू 2 पुट करें तो μ1 पुट करें तो μ3, फिर 2 पुट करें तो वो μ5, इस तरीके से जनरली उसको μr2r+1 कहते हैं। तो और जो इवन मोमेंट होते हैं उसको μ2r कह देते हैं, r1 पुट करें तो μ2, r2 पुट करें तो μ4, इस तरीके से। तो जो μ3 है इस वजह से यहाँ पे 0 होगा। μ4 का फार्मूला वहाँ पढ़ा था हमने 3 सिग्मा पावर 4, 3 सिग्मा पावर 4, और सिग्मा पावर 4 असल में सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर है। सिग्मा स्क्वायर जो है का अगर स्क्वायर ले लें तो सिग्मा पावर 4 बन जाता है। तो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास 36 है उसका स्क्वायर लेकर 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास है, इसकी जो है वो μ4 की वैल्यू जो वो लिखी हुई है। फिर इसमें मैंने जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ऊपर क्वेश्चन में तो पार्ट नहीं है, इसकी बीटा रेशोज़, तो बीटा 1 इसकी 0 बनती है, और चूँकि ये होती है μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 क्यूब, ये फार्मूला है इसका। तो चूँकि μ3 0 है, न्यूमरेटर 0 हो गया तो अब डिनोमिनेटर जो मर्जी हो जवाब 0 आ जाएगा। अब बीटा 2 जो है वो था μ4 डिवाइडेड बाई μ2 स्क्वायर, तो μ4 जो है वो 3 सिग्मा पावर 4 है, और μ2 जो है वो सिग्मा स्क्वायर है। तो सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर ले तो वो फिर सिग्मा पावर 4 हो जाता है, वो कैंसिल आउट होके बाकी आपके पास 3 बच जाता है। और ये वही चीज़ है जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ी कि इसमें जो फर्स्ट मोमेंट रेशियो जो है वो आपके पास 0 है, और जो सेकंड मोमेंट रेशियो बीटा 2 है वो इसमें 3 होती है, जो मीज़ोक्राटिक की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमने उसको न्यूमेरिकली एक क्वेश्चन के ज़रिए करके भी देख लिया। तो आई थिंक कि ये एग्ज़ाम्पल आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगी, क्योंकि इस तरह से बाज़ MCQs भी इस तरह से दिए जाते हैं जिसमें इस तरह से छोटा सा कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन, छोटी सी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाई करके जी मीन इतना है, वेरिएंस इतनी है, बता दें इसका फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, या इसकी क्वार्टाइल डेविएशन में से कौन सी है, या इसकी मीन डेविएशन में से कौन सी है, या इसकी वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट इसमें से कौन सी है। तो वो इमीडिएटली आपको छोटी सी कैलकुलेशन करके इसका जवाब जो वो बताना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको जो फार्मल मेथड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का वो आपको सिखाऊंगा। एरिया टेबल इसका, यानी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है वो क्या है, उसको क्यों हम यूज़ करते हैं और उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, और फिर बाकायदा कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाऊँगा। इसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का काम जो वो मुकम्मल हो जाएगा, और मैं आपको एक प्रॉब्लम सेट दूंगा जिसमें बाइनोमियल, हाइपरजोमेट्रिक, पॉइसन, ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो 6 डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस में हैं, इन सब के 2-2, 4-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के तौर पे मैं आपको दूंगा। उनको आपने सॉल्व करके मुझे भी सेंड करना है और उनको अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर लेना है। तो आई होप कि अब इस लेक्चर के साथ जो बेसिक्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गई होंगी कि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका PDF क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रोबेबिलिटी से क्या मुराद है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, स्पेशल एरियाज़ जो हैं उनको हम किस तरह से यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, और उसकी फिर डायग्राम्स की मदद से मैंने एक्सप्लेनेशन की, और फिर जो न्यूमेरिकली मुख्तलिफ इसकी मैयर्स कैलकुलेट की जा सकती हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज़, ये एक एग्जांपल मैंने उसकी भी दे दी है। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इसके जो मज़ीद जो इसी से रिलेटेड होगा जिसमें हम बाकी चीज़ें इसकी कवर करेंगे। तो आई होप कि अगले 2 लेक्चर्स में मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का काम आपका कंप्लीट करवा, 1 या 2 लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, और उसके बाद फिर हम पहले रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस पढ़ेंगे। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस वो भी मैक्सिमम 4 से 5 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा, और फिर सैम्पलिंग, और देन हमारा लास्ट जो एरिया है इन्फ्रेंस का पोर्शन जो वो रह जाएगा, उसको फिर हम
चंद लेक्चर्स में कवर कर लेंगे।